एक वक्त था जब पेप्सिको अपने इंडियन बीवरेज मार्केट में स्लो डाउन फेस कर रहा था। उसके ट्रेडिशनल ड्रिंक जैसे पेप्सी और माउंटेन ड्यू का क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा था, स्पेशली यंग जनरेशन के बीच। ब्रांड को एक नए पुश की जरूरत थी। उन्होंने लिया एक बोल्ड स्टेप, एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करना जो सिर्फ इलाइट क्लास के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी अफोर्डेबल हो। तब लॉन्च हुआ स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, और इस छोटी सी बोतल ने धीरे धीरे मार्केट के किंग रेडुल को भी पीछे छोड़ दिया। 2010 के आसपास इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट अभी नए फेज में था। लोगों के लिए एनर्जी ड्रिंक एक नया प्रीमियम एक्सपीरियंस था। इन ड्रिंक को सिर्फ अर्बन इलाइट क्लास कंज्यूम करता था, जो मोस्टली मेजर सिटी में रहते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद। तब इंडिया का एनर्जी ड्रिंक मार्केट बहुत छोटा था और इस पूरे सेगमेंट पर एक ही ब्रांड की ऑलमोस्ट मोनोपोली था, रेडबुल। रेडबुल ने जो ग्लोबल मार्केट में पोजीशन बनाई थी, वही उसने इंडिया में भी मेंटेन करने की कोशिश की। इसकी ब्रांडिंग काफी स्ट्रॉन्ग थी। रेडबुल गिव्स यू विंग जैसे कैची स्लोगन ने लोगों के जहन में एक पावरफुल इमेज बना दी थी। ये ड्रिंक सिर्फ एनर्जी देने के लिए नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रूप में भी स्टेब्लिश हो गया था। इसका फोकस स्पोर्ट्स, एडवेंचर, हाई परफॉर्मेंस यूथ लाइफस्टाइल पे था। इस वजह से रेडबुल ने अपनी प्रेजेंस स्ट्रेटेजिकली उन जगहों पर बनाई जहां प्रोफेशनल और अर्बन यूथ एक्टिव था, जैसे कैफेज, ऑफिसेज, जिम, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड म्यूजिक फेस्टिवल। लेकिन जहां एक तरफ रेडबुल का ब्रांड इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग था, वहीं दूसरी तरफ उसकी प्राइसिंग भी एक मेजर बैरियर थी। एक सिंगल कैन की कीमत 100 रुपीज से 120 रुपीज के बीच थी, जो आम स्टूडेंट, वर्किंग क्लास यूथ या रूरल कंज्यूमर के लिए काफी महंगी पड़ती थी। टायर 2-3 सिटीज के स्टूडेंट जिनके पास ऑलरेडी लिमिटेड बजट होता है, 100 रुपीज सिर्फ एक कैन के पीछे खर्च करना प्रैक्टिकल नहीं था। इसी वजह से रेडबुल का कंजप्शन ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन, इलाइट और एफ्लुएंट क्लास तक सीमित रहा। इस पीरियड में दूसरे छोटे ब्रांड भी मार्केट में आए, जैसे क्लाउड9, जिंगा या मॉन्स्टर। लेकिन रेडबुल की ब्रांड वैल्यू, पहले मूवर एडवांटेज उनके लिए काफी टफ कंपटीशन बन गई। पर यह भी सच है कि इन ब्रांड ने लो कॉस्ट एनर्जी ड्रिंक को इंट्रोड्यूस करके एक नए मार्केट सेगमेंट को ओपन कर दिया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा आने वाले वक्त में स्टिंग जैसे प्रोडक्ट ने उठाए। इस पूरे दौरान एक बड़ी गैप उभर कर सामने आई, एक अफोर्डेबल, इजिली अवेलेबल और यूथ सेंट्रिक एनर्जी ड्रिंक। और ये वो वैक्यूम था जिसे पेप्सिको ने स्टिंग के लॉन्च के साथ भर दिया। रेडबुल का राज तब तक सेफ था जब तक कोई ब्रांड उसकी ब्रांडिंग को चैलेंज नहीं करता था, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को डिस्टर्ब नहीं करता था। लेकिन मार्केट में जब स्टिंग ने कदम रखे, तब सब कुछ बदल गया। जब पेप्सिको ने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को इंडियन मार्केट में एग्रेसिव प्राइसिंग और डीप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्च किया, तो शुरुआत में कई लोगों ने इसे सिर्फ एक बजट ड्रिंक ही समझा। लेकिन 2017 के बाद स्टिंग ने जिस तरह से रूरल और अर्बन दोनों मार्केट में तेजी से अपनी पकड़ बनाई, उसने पूरे एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट को हिलाकर रख दिया। 2022 तक स्टिंग ने एक मैसिव लीप लिया। उसने इंडिया के एनर्जी ड्रिंक मार्केट को लगभग 48% शेयर कैप्चर कर लिया। ये वही मार्केट था जहां रेडबुल जैसे इंटरनेशनल ब्रांड ने लगभग एक डिकेड तक राज किया। जब स्टिंग ने 48% मार्केट शेयर लिया, तब तक रेडबुल के हिस्से सिर्फ 26% मार्केट शेयर ही बच चुका था। इस शिफ्ट का सबसे बड़ा रीजन था स्टिंग के 20 रुपीज प्राइस पॉइंट, जो रेडबुल के 100 या 120 रुपीज प्राइस के मुकाबले आम लोगों के लिए काफी एक्सेसिबल था। इसके साथ ही स्टिंग हर किराने स्टोर, कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन और वेंडिंग मशीन तक पहुंच गया, जो किसी भी ड्रिंक के मास सक्सेस का फॉर्मूला है। 2023 आते आते पिक्चर भी ड्रामेटिक हो गया। स्टिंग ने मार्केट में अप्रोक्स 90% शेयर कैप्चर कर लिया और रेडबुल के हिस्से सिर्फ 7% तक सीमित रह गया। यह एक रेयर केस था जहां लोकलाइज प्राइसिंग और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ने ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड को ऑलमोस्ट नीचे रख दिया। सिर्फ इंडिविजुअल ब्रांड ही नहीं बल्कि पूरी एनर्जी ड्रिंक मार्केट भी ग्रो हुई। 2017 में ये सेगमेंट टोटल बीवरेज मार्केट सिर्फ 0.5% था, लेकिन 2023 तक बढ़ के 5% तक पहुंच गया था। स्टिंग का सक्सेस सिर्फ प्राइसिंग का रिजल्ट नहीं था, इसकी ब्रांडिंग ने भी बड़ा रोल प्ले किया। यूट्यूबर ने बोला इसे चीप रेडबुल, मीम्स वायरल हुए, स्टिंग पियो उड़ जाओ। सोशल मीडिया पे स्टिंग का स्वैग बन गया। पेप्सिको ने टायर 2-3 मार्केट को टारगेट किया जहां यूथ प्राइसिंग सेंसिटिव होता है, और वहीं स्टिंग का बेस बना। पर हर तेजी से उठने वाली चीज के साथ ये सवाल भी होता है, क्या ये फ्लाइट लॉन्ग टर्म तक स्टेबल है? जब एक एनर्जी ड्रिंक इतनी तेजी से मार्केट में छा जाता है, तो एक जरूरी चिंता हेल्थ को लेकर भी होती है, खासकर जब टारगेट ऑडियंस यूथ हो। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेट बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, कैफीन एंड शुगर। एक 250 ml की बोतल में अप्रोक्सीमेटली 80 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो कि एक मीडियम साइज कॉफी के बराबर है। यानी अगर कोई आदमी दिन में 2-3 बोतल स्टिंग की पीता है, तो वो अपने दिन भर के रिकमेंड कैफीन लिमिट को करीब पहुंच जाता है। उसके अलावा स्टिंग में शुगर लेवल भी काफी हाई होता है। एक बोतल में 20 से 27 ग्राम तक शुगर हो सकता है, जो WHO के डेली लिमिट 25 ग्राम से ज़्यादा या उसके बराबर होता है।
जब यूथ या स्टूडेंट लगातार इसका कंजम्पशन करते हैं बिना किसी न्यूट्रिशन बैलेंस के, तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट उनकी बॉडी पर ज़रूर पड़ सकता है। रिसर्च के मुताबिक हाई अमाउंट ऑफ कैफीन एंड शुगर के रेगुलर इंटेक से कुछ कॉमन हेल्थ रिस्क जुड़ते हैं, जैसे कि एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, डिहाइड्रेशन एंड हाई ब्लड प्रेशर, और लॉन्ग टर्म में किडनी और लीवर रिलेटेड इशू भी। कई स्टडीज में ये भी बताया गया है, शुगर और कैफीन दोनों का हाई इंटेक एक साथ हो तो मेटाबॉलिक हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो जहाँ एक तरफ स्टिंग ने एनर्जी ड्रिंक मार्केट में रिवोल्यूशन ला दिया, वहीं दूसरी तरफ हेल्थ एक्सपर्ट का ये भी सवाल उठने लगा, क्या ये शॉर्ट टर्म एनर्जी लॉन्ग टर्म डैमेज में बदल रही है? इसका जवाब तभी मिलेगा जब हम कंजम्पशन को समझदारी से हैंडल करें।